मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संचिता के पाठ 17 झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है, इसकी विधा कविता है। इसकी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और हम जो है इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले उनका ही परिचय हम जानेंगे, संक्षिप्त परिचय जानेंगे। फिर झांसी की रानी जिनके बारे में ये पूरी कविता है उनका संक्षिप्त परिचय हम समझेंगे, जानेंगे। फिर हम आएंगे इस टॉपिक पर, कविता का जो केंद्रीय भाव होता है, जो मुख्य भाव होता है, मूल बिंदु होता है कि किस बात को लेकर के या किस भावना को लेकर के ये कविता लिखी गई है, किस लिए, क्या किस बात को प्रेरित करने के लिए ये कविता कवित्री ने लिखी हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। और चौथे नंबर पर हम आएंगे, पूरी कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को हम समझेंगे। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं पाठ को। कविता शुरू करने से पहले जो हम पहले मुख्य बिंदु पर आते हैं, सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, उनका परिचय समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें हिंदी के काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था, यानी ये कविताएं पढ़ती थीं, इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। महात्मा गांधी के आंदोलन का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के समय की ये बात है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय की है ये। 1904 में इनकी पैदाइश हुई थी और ये देश प्रेम की कविताएं भी लिखने लगी थी, उसी से प्रभावित होकर के। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें जितना सुख देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल जीवन की यातना सहने में मिलता था, उतना ही सुख काव्य रचना करने में भी प्राप्त होता था। इनकी कविताओं में नारी सुलभ ममता, यानी जो स्त्रियों की जो एक स्वभाव होता है, स्त्रियों का ममता करना, सबसे प्रेम करना, और सुकुमारता यानी कोमलता के साथ ही ये वीरांगना यानी वीरता जो दिखाती थी महिलाएं उस समय की, उनके शौर्य की गाथा करना भी उन्हें अच्छा लगता था और उनके अंदर भी ये सब चीज़ें भरी पड़ी थी, शौर्य और ओज भी था। इनकी भाषा, जो इनकी कविता की भाषा है, वो सरल है और स्वाभाविक है, बिल्कुल सामान्य तौर पे, सामान्य रूप से उनके मुख से निकलती चली जाती थी, उनकी लेखनी से, उनकी कलम से निकलती चली जाती थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, झांसी की रानी की समाधि पर, कदम का पेड़, मेरा नया बचपन आदि। बहुत सारी और भी रचनाएं हैं। अब हम आते हैं इस जो जिसके बारे में एक कविता लिखी गई है, झांसी की रानी। झांसी जगह का नाम है, आज भी वो झांसी उपस्थित है। आप जाएं वहाँ पे तो झांसी का किला या ग्वालियर के पास है झांसी, वहाँ आप देख सकते हैं इनके किले को, और कुछ वहाँ पे बचे हुए हैं अभी भी अवशेष, उसको देख सकते हैं। तो झांसी की रानी के बारे में हम समझते हैं। और ये जो झांसी की रानी थी, इनका नाम लक्ष्मीबाई था। ये मराठा शासित झांसी की रानी, ये जो शासन था उनका जो झांसी का, वो मराठा एक प्रकार की जाति है जो भारतीय क्षेत्रों में, उधर मध्य क्षेत्र में मिलती थी, उसी राज्य की रानी थी। और 1857 की क्रांति, जिसका आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, मंगल पांडे, जिसके जो है सबसे आगे उन्होंने नेतृत्व किया था। मंगल पांडे जो एक सैनिक थे, उन्हीं के कारण ये एक तरीके से चिंगारी भड़की थी और काफ़ी लोग इसमें शामिल हो गए थे। बहुत सारे राज्यों के राजा, वहाँ पे सैनिक लोग, सामान्य लोग, सारे लोग जो हैं, इस जो चिंगारी ये निकली थी, गुलामी से जो लोग त्रस्त हो चुके थे, वो आज़ादी पाने की चाह में इसमें शामिल हो गए थे। तो ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें ये एक थी, ये भी एक शहीद वीरांगना थी, ये शहीद हो चुकी थी। इन्होंने सिर्फ
29 वर्ष की अवस्था में ही जो है वो अंग्रेजी सेनाओं के युद्ध किया है। कहीं 29 मिल रहा है इनका एज, और कहीं पर जो है हमने 23 साल भी पढ़ा कि 23 साल में इनकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा जो है इनके डेट में कई फर्क आ रहा है, तो इसको कंफर्म करके हम फिर क्लास में आपसे बताएंगे। तो सेना से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई ये। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में हुआ। इनका जन्म 1828 वाराणसी में हुआ, यही आपके उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिता का नाम मोरोपंत था और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका रखा गया। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका रखा गया। और गंगाधर के साथ जो है इनका विवाह हुआ। इनके बचपन का नाम और भी है, छबीली नाम भी है, जो आपकी कविता में आएगा। छबीली नाम है, मनु नाम है। तो इस प्रकार से जो है ये इनका पालन पोषण जो है वो अपने नाना के यहाँ भी हुआ और वाराणसी में भी हुआ, कानपुर में भी इनका ननिहाल था, वहाँ पर भी हुआ। और नाना साहब और तात्या टोपो जो है उनके साथ ये पली बढ़ी। नाना साहब इनके मुँह भोले भाई थे और नाना साहब जो है इनको मुँह बोली बहन बना करके और इनको कई प्रकार की जो है सैन्य शिक्षा दी, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि जो है इन्होंने सिखाया इनको और उसमें दक्ष किया। कुछ समय बाद जो है वो जब शादी हुई इनकी तो 2 साल बाद ही जो है इनके पति की मृत्यु हो गई। और इनके एक पुत्र हुआ था जो कि सिर्फ 4 महीने ही जीवित रहा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उस समय इन्होंने एक दत्तक पुत्र यानी पुत्र एक गोद लिया और उसको पाला पोसा। कहा जाता है कि जब ये लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में, जब उन्होंने मोर्चा लिया तो उसमें उस दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर ये बांध करके और घोड़े पर सवार होकर के, इनके घोड़े का नाम 2 आ रहा है, बादल एक नाम आ रहा है और एक सारंगी नाम इनके घोड़े का नाम था। तो ये 2 जो घोड़े थे ये बदलती होंगी। तो घोड़े पर सवार होकर के और ये मोर्चा जब ले रही थी तो दोनों हाथों से ये तलवार चलाती थी। इनकी जो है इतनी ये युद्ध कला में ये महारत थी इनको कि दोनों हाथों से जो है ये तलवार चला रही थी और घोड़े की लगाम मुख से पकड़ी हुई थी। तो इस प्रकार की ये वीरांगना थी कहा जाता है। तो इस पूरी कविता में जो है ये अभी जो कवित्री हैं वो बुंदेलों खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस लाइन का बार बार जो है वो दोहराया जाएगा, बार बार जो है कविता के हर स्टैंजा में ये आने वाला है। और बुंदेलों के मुख से उन्होंने सुनी थी, मतलब वहाँ के रहने वाले बुंदेलखंडी कहे जाते हैं, उन लोगों के मुख से उन्होंने ये बात सुनी थी बाद में और इन्होंने कविता इस पे लिखी थी। उनकी शौर्य गाथा पर, उनके वीरता पर जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता की रचना की। ये कविता बहुत लंबी है और शायद आप घबरा भी जाएंगे इस कविता को देख करके, लेकिन बहुत ही आसान है इस कविता और बहुत ही आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इनका ये जो है वो कई जगह जो है इन्होंने जब युद्ध हो रहा था, जब ये लॉर्ड डलहौजी जो है वो इसकी एक हड़प नीति थी। उसने जो है वो जिसके भी किसी का अपना पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को वो अपने अधीन कर लेता था। तो यहाँ पर जो है वो नहीं मानी और डलहौजी आया हड़पने के लिए, तो वो निकल करके और उन्होंने मोर्चा लिया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अधीनता स्वीकार नहीं डलहौजी की करनी सीखी, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें काफ़ी जो है कि मुआवजे के रूप में पैसे, रुपए, किला, सुरक्षा आदि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उनके साथ लड़ी। और ये जो है उनकी मृत्यु 18 जून 1558 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में हुई। और उसके बाद से जो है उनकी कहानी रह गई और उन्होंने हार नहीं माना, अपने को शहीद कर दिया। और कहा जाता है कि वो हाथ भी नहीं आई, वो किसी भी
सैनिक के, जो अंग्रेज सैनिक के हाथ नहीं आई, और कोई उनको दूसरा, जो उनके साथ 2 दासियां भी रहती थी, उनकी खास सखियां, वो उन्हें लेकर के गईं और उन्हें जो भी लोग जो हैं सामान्य लोग थे और वो कहते झोपड़ी में रहने वाले, उन्होंने उनको अग्नि दी और इस प्रकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। केवल अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए, उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं करने के लिए वो शहीद हो गई। इस प्रकार की वीरांगनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ऐसा हमारा इतिहास था। तो यहाँ पर इसी जोश से, इसी से उत्साह से जो है ये कविता पूरी लिखी गई है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, अब इसके आते हैं केंद्रीय भाव पर। इस तो समझ ही लिया है आपने कि किस तरीके से, किस विषय पर ये कविता लिखी गई है, लेकिन फिर भी आपकी जो बुक में 4-5 लाइन दिया हुआ है उसमें हम बताना चाहेंगे कि इसका मुख्य भाव क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता आज भी हमारे मन में जोश भर देती है तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति सम्मान तथा गौरव का भाव संप्रेषित करती है। इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कवित्री ने सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये कविता अब शुरू करते हैं हम। ये मुख्य भाव है, इसमें इन्होंने उनके शौर्य और वीरता का वर्णन किया है ताकि हम भी उससे प्रेरित हो सकें, उससे इंस्पायर हो सकें और अपने अंदर भी उस तरह का जज्बा भर सकें। एक महिला होते हुए भी वो मर्दों के साथ लड़ी, और ये कविता में आया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो है ये बार बार ये पंक्तियां हमारे अंदर जोश और उत्साह भरने के लिए आएंगी और बार बार जो है हम उसको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहली लाइन हम चलते हैं, पढ़ते हैं। आप किताब खोल लीजिए, अपनी भी बुक खोल लीजिए और एक एक लाइन आप सुनिए और इसके अर्थ को समझते हुए चलिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। पहली लाइन है, ये जो साहस पराक्रम और बलिदान का वर्णन ये जो कविता में कवित्री करते हुए किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की करते हुए कह रही हैं कि किस तरीके से रानी ने गुलाम भारत, बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी थी। जो ये बिल्कुल जर्जर बूढ़ा हो चुका था, गुलामी के दबाव तले जो दबा हुआ ये भारत था, जिसके अंदर कोई उमंग उत्साह या कोई नई चीजें करने की चाह ही खत्म हो गई थी, ऐसे बूढ़े भारत में, मरे हुए भारत में फिर से जो है जवानी की एक उत्साह भर के आई कि हमें भी अंग्रेजों से आज़ाद होना है, हम उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके से हर भारतीयों के अंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कृत्यों से, अपने कर्तव्यों से सबके अंदर चिंगारी लगा दी। और क्या हुआ, सिंहासन हिल उठे, पहली लाइन, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकटी तानी। भ्रिकटी माने भौहें एकदम अपनी तन, गुस्से में क्या होता है, भ्रिकटी एकदम से जो भौहें हैं वो एकदम तन जाती हैं गुस्से में। तो काफी क्रोध उनके अंदर ज्वाला भर उठी अंग्रेजों के खिलाफ। सिंहासन हिल उठे, सारे लोग जो है जितने राजा महाराजा थे सबके अंदर हलचल मच गई गुलामी से छुटकारा पाने की। बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी यानी जो गायब हो गई थी आजादी, जो उसको समझ ही नहीं रहे थे, उसकी कीमत फिर से लोगों ने पहचाननी शुरू कर दी। इनके कारण दूर फिरंगी यानी अंग्रेजों को फिरंगी भी कहा जाता था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने जो है इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करने के लिए ठान लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पुरानी तलवारें निकाल के लोग जो हैं वो क्या करने लगे, वो 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किया, और बहुत सारी जो यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के मराठा मतलब महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश तक, सारी जितने भी उस समय शासन काल में राजा महाराजा थे, सबकी जो है तलवारें वो चमक उठी
और सब उसमें उस संग्राम में शामिल हो गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये जो बुंदेलखंड के लोग रहने वाले हैं उनके मुंह से सुनी हुई ये कहानी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दानी मतलब औरत होते हुए भी वो मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति जो है वो लड़ाई उसने लड़ी, ऐसी थी झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना की वो मुंह बोली बहन छबीली थी और लक्ष्मीबाई जो है वो अपने पिता की एक अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना के संग ही जो है वो खेलती थी, उन्हीं के साथ पढ़ी लिखी बड़ी हुई। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वो जो है चूंकि महलों में रहती थी, राजमहलों में रहती थी, तो इसलिए जो है बहुत बाहरी लोगों से इनका संबंध ज़्यादा नहीं रहता था। ज़्यादातर जो है ये अपने नाना, अपने चचेरे भाई, अपने जो भी पिता, इनके साथ जो है वो उसमें ही वो उनका मन लगता था। युद्ध क्षेत्र के लिए लड़ाई में या तलवारबाजी में, या ढाल से कैसे, ढाल मतलब रोकने वाला होता है, किस प्रकार से हम तलवार के वार को हम रोकेंगे। बरछी काटने वाला एक हथियार होता है कि उससे कट जाता है, हाथ पैर कट सकते हैं, कुछ भी चीज़ बहुत धारदार हथियार होता है। तो बरछी ढाल मतलब एक सुरक्षात्मक रूप से गोल सा लोहे का बना होता था, उससे तलवार के वार को रोक सकते थे हम। कृपाण ये भी एक छोटे से हथियार होता है। कटारी उसकी यही सहेली थी, छोटी सी कटारी। ये सब जो है हाथ में, कमर में, कहीं भी जो है वो रखते थे लोग, पहले के जो योद्धा लोग होते थे, युद्ध में जाने वाले लोग। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। वो जो लक्ष्मीबाई थी उनको वीर शिवाजी, जिनका भी नाम सुना होगा, ये भी मराठाओं के सरदार थे। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अनेक किलों पर फतह की जीत हासिल की। और इनका जो है एक, चूंकि शेर का पंजे की तरह से बनाते थे और किले पर ये चढ़ जाते थे उस अपने सैनिकों के साथ, बहुत सारे सैनिकों के साथ एक छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके, और बहुत सारे किलों पर उन्होंने फतह की। आप अभी भी जाएंगे आप हैदराबाद साइड में या कहीं भी, तो आप देखते होंगे किले बने रहते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। तब किले में ही उनका पूरा शहर एक प्रकार से बसा होता था। हैदराबाद के निज़ाम और ये लोग, काफ़ी लोग जो हैं उसी तरीके से उसमें रहते हैं। यदि आप कहीं जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे तो आप देखेंगे इसको, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार किले पर चढ़ाई करके वो वहाँ की सत्ता को हथिया लेते थे। तो ये जो है वो महान योद्धा थे, शिवाजी राजा थे, और अपनी रणनीति और जो युद्ध करने का उनका तकनीक था, जो उनका प्रशासनिक कौशल था, उसके लिए वो जाने जाते थे, वे प्रसिद्ध थे। वे हमेशा जो है स्वराज और मराठा विरासत पर ध्यान देते थे। स्वराज मतलब अपना राज्य हो, अपना अधिकार हो, कोई विदेशी हमारे ऊपर शासन ना कर सके, इस पर उनका ज़्यादा जोर था। ऐसे वीर शिवाजी को वो याद करती हैं, उनकी गाथाओं को पढ़ती थी और उनके मुँह जवानी उन्हें वो सब याद थे। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। अब नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं, 2 हो चुका। तीसरा जो है आपका, जो आपके बुक में है, नीचे की लास्ट 4 लाइन वो आप देखेंगे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी। उसे हम दुर्गा और लक्ष्मी, जिसको हम मानते हैं कि बहुत ही उनके अंदर ताकत है, शक्ति है लोगों को जीतने की, तो वो थी या स्वयं ही वो एक वीरता का अवतार थी। खुद ही वो वीरता की देवी के रूप में एक उन्होंने जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठा जो वहाँ के लोग थे, वो लोग उनके तलवारों की जो वार, जो वो लड़ाई लड़ती थी, उसको देख करके आश्चर्यचकित रहते थे, पुलकित होते थे, खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध वो करती थी, अभ्यास करती थी उसका, व्यूह की रचना की किस प्रकार जो है हम अपने सैनिकों को लेके जाएंगे और व्यूह एक रचना रचेंगे और किस प्रकार जो है शत्रु पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का खेलना और खूब शिकार करना उनका जो है एक पैशन था, एक जो उनकी चाह थी, एक उनकी इच्छा थी। और सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सैन्य तोड़ना यानी सेनाओं को तोड़ना, उनसे युद्ध करना, दुर्ग तोड़ना यानी किलों को तोड़ना, और ये सब जो है उनके प्रिय खिलवाड़ के, मतलब इतने आसानी से वो इतने
सूझबूझ से उन सब पर अधिकार कर लेती थी कि जैसे लगता था मानो उनके लिए ये सब खेल हो, एक खिलवाड़ हो। नेक्स्ट पेज 120 पर हम आते हैं। अब आप पेज खोल लीजिए और फिर फर्स्ट जो है 1 2 3 4 5 6 लाइन का एक स्टेंजा रह रहा है, उसके बाद जो है फिर 4 लाइन का रह रहा है। इस प्रकार से काफ़ी स्टेंजे बने हुए हैं आपकी कविता में। आप इसको सुनते रहिए लगातार ध्यान से, और आप नहीं लगातार सुन सकते हैं तो वीडियो जो है रोक करके फिर आप नेक्स्ट टाइम में देख सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरा देख करके जरूर समझिएगा कविता। मुझे लगेगा कि आसानी से आप समझ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी थी, वो भी उनकी जो है देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, उसकी भी आराध्य भवानी वो बन गई थी। इतनी उनके अंदर जो है एक सच्चाई की, एक वीरता की, एक शौर्य की ताकत थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, अर्थ ये बार बार आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे नेक्स्ट लाइन में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि वीरता रूपी देवी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर के साथ झांसी में हुई, सगाई, ब्याह हुआ, फिर रानी बन गई और झांसी में आ गई लक्ष्मीबाई। राजमहल में बड़ी बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। झांसी के राजमहल में खुशियां छाई, बहुत ही ज़्यादा जो है बधाइयाँ बजी वहाँ पर। सुभट यानी वीर, सुभट यानी वीर, बुंदेलों, सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह झांसी में आई। ऐसा हुआ मानो वो वीर बुंदेलों की वीर गाथा, यश गाथा को ही लिखने वो झांसी में आई थी। उनकी शान को, उनकी शौकत को बढ़ाने ही वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के साथ जो है वो शादी करके यहाँ आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चित्रा अर्जुन की पत्नी थी। महाभारत में जो कहा जाता है, वैसे तो आप द्रौपदी को जानते हैं, लेकिन अर्जुन की 4 पत्नियां थी। इसके बहुत ही कहानी लंबी है, तो हम शॉर्ट में लेकर के चलेंगे कि चित्रा जो है अर्जुन की पत्नी थी। और चूंकि हर जगह जो है वो लोग भ्रमण करते रहते थे, वनों में, राज्यों में, तो इस प्रकार जो है एक जगह उनकी एक राजा की लड़की के साथ विवाह हुआ था, उनका नाम चित्रा था। इस प्रकार वो भी बहुत ही वीर थी, महिला थी, और इसी प्रकार जो है अर्जुन भी वीर थे बहुत। तो दोनों की शादी हुई। उसी प्रकार यहाँ पर तुलना की जा रही कि गंगाधर और लक्ष्मीबाई का जो एक मेल शादी होकर के हुआ था वो उसी प्रकार था जिस प्रकार चित्रा और अर्जुन का था। शिव से मिली भवानी थी, शिव और पार्वती की जोड़ी कही जाती है, उसी प्रकार उनका था। बुंदेलो हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। कह रहे हैं कि सौभाग्य तो उदित हुआ शादी होने के बाद, और मुदित महलों में, खुश, मुदित मतलब प्रसन्न, महलों में बिल्कुल उजियाला छा गया। ऐसा लगा कि रानी लक्ष्मीबाई के आने से हर जगह खुशी खुशी छा गई। किंतु क्या हुआ, काल गति, काल समय के जो चक्र है, जो समय की गति है, वो चुपके चुपके वहां पर काली घटा बन करके आ गई, यानी उनके दुख लेकर के आ गए लक्ष्मीबाई के जीवन में। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, वो चूंकि तीर तलवार आदि सब कुछ चलाती थी, तो उसके हाथों में चूड़ियां कब अच्छी लगने वाली थी। रानी विधवा हुई हाय, इस प्रकार रानी विधवा हो गई। और उस जमाने में यदि पति किसी का मर जाता था, किसी स्त्री का, तो वो विधवा मानी जाती थी और वो कोई भी साज श्रृंगार, चूड़ी इत्यादि नहीं पहनती थी।
तो इस प्रकार जो है वो विधवा हो गई। कह रहे हैं कि विधि को भी नहीं दया आई, विधि यानी भाग्य को भी उस स्त्री पर, उस लक्ष्मीबाई पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी के कोई पुत्र नहीं था, वो निसंतान मरे। रानी शोक समानी थी, रानी ने बहुत ज्यादा शोक मनाया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप झांसी का, यानी झांसी के जो राजा थे वो, उनकी जब मृत्यु हो गई और उनके कोई पुत्र नहीं था, तो चूंकि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के अंतर्गत ऐसे राज्यों को लेते जा रहा था जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई राजा ना बनने वाला हो, उस समय रानी को नहीं वहां का शासन सत्ता सौंपी जा सकती थी। इसलिए उसने जो है बड़ा खुश हुआ। डलहौजी मन में हर्षाया, डलहौजी जो है मन ही मन खूब खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। वहां उसने तुरंत भेज करके और अपना झंडा फहरा दिया उनके किले पर, दुर्ग यानी किले पर। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अब उसका जो ब्रिटिश राज्य था उसका झांसी पर भी अधिकार हो जाता है, झांसी राज्य पर अधिकार हो जाता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, आंसुओं से भरी हुई उस चीज को रानी ने देखा। झांसी हुई वीरानी थी, झांसी एकदम वीरान हो गई थी, बिल्कुल उमंग उत्साह सब कुछ राजा के चले जाने से और उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से बिल्कुल वो वीरानी सी लग रही थी, उदास सी लग रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट आते हैं हम लाइन पर। नेक्स्ट पेज जो है 121 पर हैं हम इस समय। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम यानी हृदय से आई थी। महलों ने दी आग, अब ये जो ज्वाला थी, जो अंग्रेजों ने आकर के झांसी को हड़प लिया था, झांसी पर अपना अधिकार कर लिया था, इससे जितने भी राजा महाराजा थे वो बिल्कुल जो है उनके अंदर ये एक तरीके से चिंता का विषय भी हो गया था कि इस प्रकार तो बहुत सारे राज्यों को अंग्रेज इस तरह से हड़पते जाएंगे और लेते जाएंगे और अपने अधीन करते जाएंगे, हम भी उनके अधीन गुलाम होकर के रहने लगेंगे। तो इस प्रकार जो है महलों ने दी आग, मतलब राजाओं के अंदर जो महलों थे, जो दुर्ग थे, जो किले थे, उनके अंदर भी वो आग जन्मी कि हमें आज़ाद होना है। आज़ादी की कीमत उन्होंने समझी और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। और झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब जो नागरिक थे उस राज्य के, उनके अंदर भी ये चीज़ें धीरे धीरे सुलगने लगी, मतलब उनके अंदर भी ये चीज़ें आने लगी कि हमें जो है अपने राजा के साथ मिलकर के लड़ना है और हम लड़ेंगे आज़ादी के लिए। यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। ये जो स्वतंत्रता की चिनगारी लगी वो झांसी की रानी की वजह से, तो ये अंदर से सबके अंदर जो है ये बढ़ने लगी, आगे आने लगी। स्वतंत्रता की चाह जो है बिल्कुल इसकी ज्वाला भड़क उठी एक प्रकार से। झांसी चेती, यानी झांसी तो चैतन्य हुई कि अच्छा अब तो ये इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे अधिकार अंग्रेज कर लेंगे। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, चूंकि आप इतिहास जानते हैं कि हमारा देश जो है पहले छोटे छोटे राजाओं के राज्यों में बटा हुआ था। बहुत छोटे छोटे राजा थोड़ी थोड़ी दूरी को, जमीन को लेकर के एक अपना शासन करते थे, चलाते थे और उसी में प्रसन्न रहते थे, या लड़ाई झगड़ा भी आपस में करते थे और एक दूसरे पर अधिकार जताते रहते थे। उसी नीति का, उसी चीज का, लड़ाई झगड़ों का, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों का ही फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू हो रही है। लेकिन अब इस तरह से जब झांसी पे जब डलहौजी ने अपना झंडा गाड़ा, तब जो है वो लोगों में चेतना आई, लोगों में जागरूकता आई कि हमें भी अब सुरक्षित होना है, हमें भी इनसे अपने आप को बचाना, अपनी आज़ादी को बचाना है। तो ये कह रहे हैं कि झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। इसमें ये नहीं था, इसमें मुस्लिम जो राजा थे और हिंदू राजा दोनों एक हो गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी और मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। इन सारे जगहों पर जो है इस चीज की लहर बहुत तेजी से दौड़ गई और जबलपुर, कोल्हापुर में भी खूब कुछ हलचल उकसानी थी। उकसानी मतलब कि एकदम उकसावा दे देना, बढ़ावा दे देना, बिल्कुल बढ़ गई थी। हलचल जो है काफी बढ़ गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्हीं की वजह से इस तरीके की बातें हुई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब ये तो हुई इनकी गाथा
कि किस प्रकार से जो है 1857 की जो क्रांति की जो चिंगारी सुलगी राज्यों में, राजाओं के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में, वो अब छोड़ करके हम चलते हैं फिर लक्ष्मीबाई जो युद्ध में किस प्रकार से लड़ी उसकी गाथा गाने चलते हैं। कह रही हैं कवित्री, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा। अब ये युद्ध के क्षेत्र की बात हो रही है जहां पर युद्ध में मोर्चा लेकर के लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी। वहां पर उन्होंने महल को छोड़ दिया, धीरे धीरे निकल गई और अंग्रेजों से मोर्चा लेने पहुंच गई। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। द्वंद मतलब आसमानों में घोड़े पे चढ़ करके वो तलवार बाजी कर रही थी और पूरी लड़ाई चली गई। सब इनकी तरफ से सैनिक और अंग्रेजों की तरफ से सैनिक पूरी जो है हाथों से लड़ने लगे युद्ध में घुस करके बीच में। जख्मी होकर वाकर भागा, इनके जो वार से जो है वो वाकर जख्मी होकर के भागा। उसे अजब हैरानी थी, उसे हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई। अब जो है वो झांसी के बाद से, झांसी के मैदानों से वो कालपी और एक आगे जगह है, वहां मैदान था खाली। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, कई 100 मील निरंतर लगातार चलती हुई पार करके वो आई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। वो जो घोड़ा लड़ रहा था उनके साथ साथ वो लड़ रहा था, वहां पर जो है कहां पर कालपी में आकर के वो घोड़ा थक चुका था और उसकी मृत्यु हो जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। अब यमुना के तट पर वो आ जाती हैं तो अंग्रेजों ने फिर से जो है रानी के हाथों हार खाई। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और इस प्रकार उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया वहां पे अभी भी आजकल भी राजघराने हैं, पहले पुराने, अब तो नहीं रह गए राजा महाराजा, लेकिन फिर भी उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। तो ये माधवराव सिंधिया का आपने नाम सुना होगा। इस प्रकार से बहुत से लोग हैं आजकल राजनेता बने हुए हैं लोग। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, उन्हीं के खानदान के जो है सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के मित्र बने हुए थे। कई राजा महाराजा जो हैं उस समय अंग्रेजों के चापलूस हो जाया करते थे। इस प्रकार जो है हमारा देश जो है उनके हाथों में गया। इसी प्रकार से तो ने छोड़ी राजधानी थी, उन्होंने राजधानी अपनी छोड़ दी। सिंधिया ने, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के लड़ रहे होंगे, उन्होंने भी छोड़ दिया झांसी की रानी के आगे। जय बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार जो है हमने बुंदेलों के मुंह जो है उनकी वीर गाथा को सुना था रानी लक्ष्मीबाई की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर नेक्स्ट पेज पर आप देखिए 122 पर हैं हम। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब जो है उधर तो विजय मिल गई आपको ग्वालियर तक से, फिर आगे वो बढ़ी जब तो फिर अंग्रेजों की सेना उनको घेरने आ गई। और अब कौन था? अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब जनरल स्मिथ उनके सामने था, सम्मुख यानी सामने था। उसने मुंह की खाई थी, उसे भी हारना पड़ा। मुंह की खाई मतलब मुहावरा है, हार जाना पड़ा, उसे भी हार जाना पड़ा। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। रानी के साथ जो 2 सैनिक सखियां उनके साथ थीं, वो लगातार उनके साथ रहती थी, उनकी सुरक्षा में उनका साथ देने के लिए वो भी उनके साथ में आई थी। उस युद्ध मैदान में, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उन दोनों ने भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल करके जबरदस्त युद्ध किया। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, लेकिन पीछे से जो ह्यूरोज आ गया, ह्यूरोज जो है वो भी अंग्रेज अधिकारी का नाम था। ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। पीछे से वो आ गया और आगे से ये जो कि जनरल स्मिथ को उन्होंने हरा दिया था, फिर पीछे से अचानक ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। पीछे से आया ह्यूरोज, फिर भी रानी जो है मार काट करती हुई सेना के जो सैन्य जो थे, सेना वर्ग थे, उन सबको उन्होंने पार करके आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। ये जो नाला आया
वो बहुत ही संकट का था, बहुत कठिन था, विषम था ये नाला। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। चूंकि घोड़ा अड़ गया, वो नया था, अभी पिछला वाला घोड़ा कालपी के बाद से जब उन्होंने वहाँ तक आई, जब ग्वालियर तक आई तो वो मर चुका था थक करके, तो उन्हें नया घोड़ा लेना पड़ा। वो इतना ट्रेंड नहीं था उनके साथ, इसलिए वो अड़ गया। घोड़ा उनकी बात नहीं माना, नाला पार करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। इतने में आ गए सवार, इतने में ही बहुत सारे जो है घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजी सेना आ गई। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी अकेले थी, वो तो सोची कि हम निकल के भाग जाएंगे और बाद में फिर अपने सैनिकों को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे। लेकिन वहां पर जो है घोड़ा नया होने के कारण वो नाले के पास फंस गई और भाग न सकी। तब तक जो है वो पीछे से जो है और सैनिक बहुत सारे आ गए, वो अकेले, तब भी वो अकेले लड़ती रही। बहुत सारे सैनिकों के गर्दनों को, उनके शरीर को उन्होंने तहस नहस किया, परंतु फिर भी जो है वो इतने ज्यादा मात्रा में सैनिक थे कि उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिए। घायल होकर गिरी सिंघनी, वो सिंघनी की भांति घायल होकर गिर गई। उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी की मृत्यु हो गई। रानी गई सिधार, सिधार यानी मृत्यु उनकी हो गई, वो परलोक को सिधार गई। अब चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब जो उसकी सवारी घोड़ा होकर के, पैदल ना होकर के, अब क्या थी, चिता पर उसे सजना था। यानी हिंदू धर्म में लकड़ियों पर सजा करके और शव को दाह कर्म किया जाता है, उनको जलाया जाता है। तो इस प्रकार चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। वो दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारिणी थी। आग का तेज और उनका तेज मिल करके और तेज मिला। और तेज, यहाँ पे तेज का मतलब है कि वो जो 1857 की आंदोलन की चिंगारी थी वो और भड़क उठी और आगे बढ़ गई और लोगों ने उस मशाल को, उस क्रांति के मशाल को आगे ले लिया और आगे बढ़ाया बहुत दिनों तक। कुछ कारणों से वो असफल हो गया, लेकिन इसकी ये शुरुआत थी रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की। यहाँ पर जो है 23 साल की उम्र बताया गया है कविता में, लेकिन वैसे 29 साल या 25 साल बताया जा रहा है, लेकिन इस कविता में कवित्री ने 23 साल उम्र लिखी हुई है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। वो मनुष्य नहीं, कोई ईश्वर का अवतार ही थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। जो हमारे अंदर उत्साह, सब कुछ मर गया था, जो हम मरे हुए के समान हो गए थे, उसके अंदर वो स्वतंत्रता की जीवन को भरने आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको स्वतंत्रता प्राप्त करने का, हमें रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको कि किस प्रकार जो सीख सिखानी थी वो सिखा गई कि हमें स्वतंत्रता में जो अनुभूति, जो सुख की अनुभूति होती है वो परतंत्रता में नहीं होती, यह हमें सिखा गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो है ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो क्लास में, आगे कक्षा में जो है हम इसको फिर से दोहराएंगे, परंतु आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इसकी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। और कविता की जो पेज नंबर 119 की जो लाइन है वो पूरी कविता का जो पूरी कविता याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो है आपको इस पेज पर उपस्थित लाइनें आपको याद करनी है और पूरी अच्छे से याद करके आप लिख करके याद करिएगा, तभी जा कर के याद होगी। और इसको जितना बोलेंगे, बहुत आसान कविता है, ये बोल करके याद करने पर बिल्कुल लर्न हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग बहुत कठिन नहीं है, इसलिए आप लिख लेंगे। लंबी कविता देख करके आप बिल्कुल मत घबराइएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। 8 नंबर का ये कविता जो है 8 नंबर में ये भी आएगी और एक कविता और है, दोनों में से कोई एक कविता आपको लिखने के लिए आएगी। तो यहाँ पर जो है ये आपकी कविता खत्म होती है। पीडीएफ जो इसके प्रश्न उत्तर की पीडीएफ है वो आपको भेज दिए जाएंगे, काम इसका पूरा कर लीजिएगा। और बाकी जो है ये कविता लंबी है लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है। धन्यवाद।